नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल भारतीय रक्षा मंत्रालय ने आखिरकार 26 राफेल मरीन लड़ाकू फाइटर विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 3 जो अतिरिक्त स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ बनाई जानी है, उसके लिए भी अप्रूवल दे दिया है। तो ये एक बड़ी अपडेट दोस्तों, और ये बड़ी अपडेट ये दर्शाती है कि भारत और फ्रांस के जो रणनीतिक संबंध है, रक्षा साझेदारी है, वो एक अलग स्तर पर पहुंच रही है। और भारतीय नौसेना ने आखिरकार वही चुना जिसका इंतजार था और अमेरिका के FA-18 सुपर हॉर्नेट को कर दिया दरकिनार। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ, जो कि फ्रांस से ही आ रही है। दरअसल दोस्तों, फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने भारतीय नौसेना के लिए 26 टन के ट्विन इंजन डेक आधारित लड़ाकू विमान यानी कि TED-BF के विकास में भारत को अपना समर्थन दिया है। दरअसल आप सब जानते हैं कि TED-BF का उद्देश्य भारत के विमान वाहक यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर में जो रूसी मूल के MiG-29 के हैं, उनकी जगह लेना है। हालांकि भारत 26 राफेल मरीन फाइटर जेट भी ले रहा है, लेकिन TED-BF भारतीय नौसेना की भविष्य की योजना भी है। और ऐसे में अगर फ्रांस की विशेषज्ञता भारत को मिलती है तो ये वाकई में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि MiG-29 के दोस्तों है तो बहुत अच्छा फाइटर जेट, लेकिन ये अपने रख रखाव, इसके अलावा इसके जो पुर्जे हैं यानी कि स्पेयर्स है, वो नहीं मिल पा रहे हैं रशिया की तरफ से। इसलिए भारत भविष्य को ध्यान में रखते हुए फिलहाल तो 26 राफेल मरीन फाइटर जेट लेगा, लेकिन उसके बाद भारत का TED-BF ही एकमात्र फाइटर जेट्स होंगे जिन्हें कि भारतीय विमान वाहक पोतों से संचालित किया जाएगा। और भारतीय नौसेना दोस्तों 2035 तक करीबन 45 यूनिटें TED-BF की खरीद सकती है, और तीसरे विमान वाहक पोत के लिए अतिरिक्त 55 यूनिटें भी TED-BF की खरीदी जाएंगी। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राफेल मरीन फाइटर जेट के लिए मंजूरी मिल चुकी है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, लेकिन अब यहां पर भारतीय नौसेना ने कहा है कि जो 26 राफेल मरीन फाइटर जेट होंगे वो सिंगल सीटर होंगे, जिनमें से 18 राफेल मरीन फाइटर जेट को INS विक्रांत के ऑन बोर्ड पर रखा जाएगा और 8 फाइटर जेट को गोवा में तैनात किया जाएगा, जो कि रिजर्व रहेंगे रोटेशन की प्रक्रिया के लिए। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो राफेल मरीन फाइटर जेट को ऑपरेट करेंगे पायलट्स, उन्हें ट्रेनिंग कैसी दी जाएगी, क्या इसके लिए ट्विन सीटर वाला जो राफेल फाइटर जेट है उसका अधिग्रहण किया जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि भारत के पास यानी कि भारतीय वायुसेना के पास 7 यानी कि 7 ट्विन सीटर ट्रेनर्स पहले से मौजूद हैं, जो कि पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए है। तो ऐसे में भारतीय नौसेना के पायलटों की भी ट्रेनिंग इसमें कराई जा सकती है। और दोस्तों, राफेल मरीन खरीद के बाद भारत को फ्रांस के बाद राफेल विमानों के वायुसेना और नौसेना दोनों वेरिएंट्स को संचालित करने वाला दूसरा देश बन जाएगा, जिससे कि भारत की क्षमता और मजबूत होगी। राफेल मरीन के शामिल होते ही भारत के पास करीबन राफेल विमानों की संख्या 62 तक यानी कि 62 तक पहुंच जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, कहा जा रहा है कि कावेरी इंजन का जो टाइम बिटवीन ओवरहॉल है वो रशियन इंजन से बेहतर होगा। दरअसल दोस्तों, GTRE ने ड्राई कावेरी इंजन से जुड़े कई मुद्दों को ठीक किया है, क्योंकि इसका इस्तेमाल भारत के अनमैन्ड एरियल स्ट्राइक अटैक प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि AMCA 5th जनरेशन फाइटर जेट में भी इसको भविष्य में लगाया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, जो नया ड्राई कावेरी इंजन है उसे गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा निर्मित किया जा रहा है, और इस नए ड्राई कावेरी इंजन को हाई एल्टीट्यूड ट्रायल वाले परीक्षणों से अलग अलग उड़ान व्यवस्थाओं में इसके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। और ये जो परीक्षण है वो इस इंजन की क्षमताओं का आकलन करेंगे, और साथ ही इस इंजन की जो रिलायबिलिटी है और परफॉर्मेंस है उसे भी सुनिश्चित करेंगे। ये नहीं, जो GTRE है वो ड्राई कावेरी इंजन के ओवरहॉल के बीच के समय को बढ़ाने पर भी अपने ध्यान को केंद्रित कर रही है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इंजन के कंपोनेंट्स का ओवरहॉल या इनका रिप्लेसमेंट की आवश्यकता कब है। फिलहाल तो इसका जो टाइम बिटवीन ओवरहॉल्स है, और GTRE चाहती है कि इसका 3000 उड़ान घंटों का TBO हासिल कर सके, जिसमें कि इस इंजन के प्रदर्शन और इसकी गिरावट की निरंतर निगरानी की जाएगी। उसके बाद ही, जैसे कि मैंने बताया कि कंपोनेंट्स को अगर बदला जाना है या फिर ओवरहॉल करना है वो किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसके 3000 उड़ान घंटों को अचीव करना GTRE का प्रमुख लक्ष्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, स्पेनिश फर्म नेवेंटिया ने भारत की लार्सन एंड टूब्रो के साथ एक समझौता किया है, जो कि प्रोजेक्ट 75I को लेकर किया गया है, जिसके तहत आप सब जानते हैं कि 6 एडवांस सबमरीन्स बनाई जानी है इंडियन नेवी के लिए। प्रोजेक्ट 75I में बिड जमा होने के बाद नवंतिया अपनी S80+ सबमरीन की पेशकश करेगी, जिसमें कि उनकी स्वदेशी रूप से निर्मित AIP सिस्टम लगा होगा। दरअसल P75I परियोजना भारतीय नौसेना के लिए एक रणनीतिक महत्व रखती है, क्योंकि इसका उद्देश्य उन्नत यानी कि एडवांस AIP सक्षम डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के साथ अपनी पनडुब्बी बेड़े को बढ़ाना है। और AIP तकनीक पनडुब्बियों को आप सब जानते हैं कि सतह पर आए बिना लंबे समय तक पानी के भीतर काम करने में सक्षम बनाती है, और इससे इनकी ऑपरेशनल क्षमताओं और गोपनीयता में भी काफी वृद्धि होती है।
बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने एल्टा सिस्टम लिमिटेड की एक जो भारतीय सहायक कंपनी है हेला सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है, जिसके लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के इस कदम को भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत यानी कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत एक मजबूत प्रदर्शन माना जा रहा है। दरअसल ये जो हेला है वो एल्टा सिस्टम के साथ मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल प्रोडक्ट सपोर्ट करती है, जिसमें कि ये इंडियन डिफेंस कस्टमर्स को टेस्टिंग, टेक्निकल सर्विसेज, जिसमें कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी शामिल होते हैं, स्पेयर्स के वो भी शामिल है। दरअसल दोस्तों हेला जो कंपनी है उनकी जो टेक्निकल टीम है उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी और माइक्रोवेव विशेषज्ञ शामिल है, जो कि अत्याधुनिक तकनीकों को जानते हैं और भविष्य में किस तरीके से मिलिट्री एप्लीकेशन में इनका इस्तेमाल होगा उस पर काम कर रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ सहयोग की भावना से डीआरडीओ की कॉम्पैक्ट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट अब एक कॉम्पैक्ट और हल्का परमाणु रिएक्टर बनाने का काम कर रही है, जिनका इस्तेमाल मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए मोबाइल पावर सोर्स के रूप में काम करना है। हालांकि यह अवधारणा थोड़ी सी टफ जरूर है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले जो जमीनी वाहन है उस पर विचार कई दशकों से चल रहा है। लेकिन हाल ही में कुछ अध्ययन किए गए हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि थ्योरियम बेस्ड माइक्रो रिएक्टर और परमाणु बैटरी की क्षमता एक बेहतर विकल्प हो सकती है। दरअसल दोस्तों ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन के लिए परमाणु रिएक्टर को छोटा करना लंबे समय से तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण माना जाता रहा है, मुख्य रूप से परमाणु रिएक्टर की विशाल ऊर्जा उत्पादन के दोहन से जुड़े प्रबंधन और सुरक्षा चिंताओं की वजह से। हालांकि परमाणु टेक्नोलॉजी में हाल ही में कई प्रगति हुई है, विशेष रूप से ईंधन स्रोत के रूप में थ्योरियम के उपयोग ने की, और इस वजह से कॉम्पैक्ट जो परमाणु रिएक्टर है उसकी अवधारणा सामने आई है। यूरेनियम जैसे परमाणु ईंधनों की तुलना में थ्योरियम कम रेडियोधर्मी यानी कि लेस रेडियो एक्टिव और अधिक प्रचुर मात्रा में भी मौजूद है। इसी वजह से माइक्रो रिएक्टर डिजाइनों के लिए ये एक आकर्षक विकल्प भी बनता है। और ये जो परमाणु बैटरियां हैं वो स्थिर और निरंतर आपूर्ति उत्पन्न कर सकती हैं और बड़े पैमाने के रिएक्टरों की आवश्यकता के बिना निरंतर बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए परमाणु बैटरियां एक व्यवहार्य रूप से समाधान भी हो सकती हैं। हालांकि दोस्तों ये जो जमीनी वाहन है उनके लिए परमाणु संचालित इंजन का डेवलपमेंट कई तरीके की तकनीकी और सुरक्षा चुनौतियां भी पेश करता है, जिनका समाधान किया जाना भी जरूरी है, क्योंकि परमाणु सामग्रियों की सुरक्षित हैंडलिंग, उनका भंडारण और परिवहन सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि कोई दुर्घटना ना हो सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों सेना ने अब पूर्व सैनिकों को एक कड़ी चेतावनी जारी की है, जिसमें कि उन्हें सोशल मीडिया पर गलत जानकारी साझा करने के परिणामों के बारे में आगाह कर दिया गया है, जो कि सेना की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर एक अलग परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। और कहा जा रहा है कि पूर्व सैनिकों को भारतीय दंड संहिता के अनुसार उन पर कार्रवाई की जा सकती है और उनकी पेंशन भी प्रभावित हो सकती है। बाकायदा स्थानीय सैन्य कमांडरों को स्थिति पर बारीकी से नजर रखने का भी निर्देश दिया गया है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में कुछ पूर्व सैनिकों के व्यवहार ने सेना की छवि को धूमिल किया है। इन घटनाओं में सेना के बारे में प्रचार और गलत जानकारी फैलाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया गया और खास करके अधिकारी कैडर को भी निशाना बनाया गया। और कुछ पोस्ट तो ऐसे भी किए गए जिनका उद्देश्य जनता की राय को भड़काना और सैनिकों की स्थितियों और विशेष अधिकारों और जीवन शैली से संबंधित मामलों पर चर्चा करना है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस तरीके के बयानों से जो कि दुर्भावनापूर्ण है या फिर देशद्रोही प्रकृति के हैं, उससे एक बड़ी चिंता हो सकती है। और सोशल मीडिया पर जब ये पोस्ट शेयर किए जाते हैं तो जो नामी मीडिया चैनल्स हैं वो भी इनको प्रदर्शित करते हैं, वो भी इन्हें दिखाते हैं, क्योंकि किसी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने ये बात कही है। इसीलिए अब चेतावनी दे दी गई है। दोस्तों सेना का ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि दोस्तों रिटायरमेंट के बाद अगर आप देश के खिलाफ बोलते हो या एक परसेप्शन क्रिएट करते हो, एक दुर्भावनापूर्ण जानकारी देते हो, एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने की कोशिश करते हो, तो ये जिस थाली में खाना उसमें छेद करने के बराबर है। इसलिए कानूनी प्रक्रिया भी होगी ऐसे अधिकारी के ऊपर और साथ ही साथ दोस्तों पेंशन भी बंद कर दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों इसरो जल्द ही अपने SSLV को रॉकेट की 2 विकास उड़ानों के बाद निजी क्षेत्रों को हस्तांतरित कर देगा और SSLV 500 किलोग्राम वजन तक के सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने वाला वाहन है। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि अंतरिक्ष एजेंसी ने SSLV को निजी उद्योगों को स्थानांतरित करने के लिए बोली लगाने का मार्ग चुनने का फैसला किया है। इसके अलावा अधिकारियों ने कहा कि हम SSLV को पूरी तरीके से निजी क्षेत्रों को स्थानांतरित कर देंगे। हालांकि पिछले साल अगस्त में जब SSLV की पहली उड़ान हुई थी तो ये दूसरे चरण में अलग होने के दौरान इक्विपमेंट बे डेक पर कंपन संबंधी गड़बड़ी की वजह से ये विफल हो गया। और हालांकि इसरो ने इस गड़बड़ी का विश्लेषण किया और इसमें सुधार किए और फरवरी में SSLV का सफल प्रक्षेपण किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत अपने समुद्रयान मिशन यानी कि मत्स्य 6000 का परीक्षण जल्द ही शुरू करने वाला है, जिसका लक्ष्य 6000 मीटर की गहराई तक मानवयुक्त पनडुब्बी भेजना है।
2024 की पहली तिमाही में यह अपना पहला समुद्री परीक्षण करने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि शुरुआत में परीक्षण चरण में 3 मनुष्यों को 500 मीटर की गहराई तक भेजा जाएगा और समुद्रयान मिशन 2026 तक साकार होने की राह पर भी है। आपको बता दें कि NIOT ने मत्स्य 6000 नामक की एक स्वदेशी पनडुब्बी विकसित की है, जिसमें कि निकल, मैग्नीशियम, कोबाल्ट और अन्य दुर्लभ पृथ्वी तत्वों सहित गहरे समुद्र के खनिज संसाधनों की खोज के लिए 6000 मीटर की गहराई तक 3 व्यक्तियों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया। और इस मिशन के सफल हो जाने के बाद भारत अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन सहित उन विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो जाएगा जिन्होंने इतनी गहराई की गतिविधियों के लिए मानव युक्त वाहन विकसित किए हैं। बाकायदा इसके लिए भारत सरकार ने 5 साल की अवधि के लिए 4077 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया है। हालांकि यहाँ पर एक चिंता जरूर है, जैसे कि टाइटन की जो दुर्घटना हाल ही में हुई है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में दोस्तों, इससे जुड़े अधिकारियों ने कहा कि इस घटना का पूरा विश्लेषण भारत ने भी किया है। साथ ही ये भी जोर दिया गया कि एक प्रमाणित यानी कि सर्टिफाइड जो समरसिबल है, उसमें ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई सावधानियां शामिल होती है। और इसके अलावा इसके डिजाइन, सामग्री का क्या चयन किया गया है, इसका प्रमाणन, परीक्षण, सुरक्षा मानकों को भी पूरा करते हैं। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर जो टाइटन थी पनडुब्बी, उसके बारे में ये भी कहा गया, टाइटन को कभी भी समुद्री संगठनों के द्वारा प्रमाणित या फिर वर्गीकृत नहीं किया गया था। तो फिलहाल ये तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।